में अभी तक हमने समझा ओवरी के अंदर बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल होती हैं और फॉलिकल के अंदर मौजूद होती है प्राइमरी oocyte सेल और ये प्राइमरी oocyte सेल अपना स्टार्ट कर चुकी है मियोसिस फर्स्ट और ये कहीं ना कहीं प्रोफेज फर्स्ट में रुकी हुई है। ये कहानी कल आपको समझाई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कल फॉलिकल भी आपको समझाया। एक्चुअली हो क्या रहा है, ओवरी में बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल है। मैं मान लीजिए एक फॉलिकल की बात करूं तो ये आपका एक फॉलिकल था और इसके अंदर आपका ये प्राइमरी oocyte सेल मौजूद थी, ठीक है। ये अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte और ये पूरी कहलाती है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। सेकंड मैंने बात किया कि ग्रेनुलोसा सेल विल इंक्रीज एंड द फॉलिकल विल ग्रो। तो नेक्स्ट में जब फॉलिकल मैंने ग्रो कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ग्रेनुलोसा सेल लगातार बढ़ती जा रही है। अभी भी इसके अंदर कौन मौजूद है, अभी भी इसके अंदर प्राइमरी oocyte सेल मौजूद है। ये प्राइमरी oocyte है और ये आपके अब कहला रही है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये लिंक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल टॉपिक में बहुत सारी चीज छूट गई थी, थोड़ा सा जस्ट आपको क्विक रिवाइज कर रहा हूं। इसके बाद हम बात करते तो अब ये टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगी जिसमें बहुत सारे डिफरेंसेज आएंगे। सबसे पहले ग्रेनुलोसा सेल तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके अंदर एक एंट्रम भी बन चुका है, कल की कहानी में आपको समझ में आया। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक सेल बना देता हूँ, ये सेल मैंने बनाई और यहाँ पर मैं एक एंट्रम बना देता हूँ, ये मैंने एंट्रम बनाया और बाकी को मैंने फिल कर दिया ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक है। ये आपके क्या बन रही है, ये आपके बन गई टर्शरी फॉलिकल। देखिए चेंज क्या क्या आए। नंबर 1, एक तो इसके अंदर एंट्रम बन गया है, ठीक है, ये क्या है, एंट्रम। दूसरा यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो आउटर सरफेस की ग्रेनुलोसा सेल है, सपोज ये वाली जो आउटर सेल है ये एक अलग इनवलप जैसा बना लेती है सबसे बाहर। ये क्या बना ले रही है, एक अलग से एक लेयर, जैसे कोई भी फ्रूट होता है तो फ्रूट में सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फॉलिकल है उसके अंदर 2 लेयर दिखाई देना शुरू हो जाता है, एक तो ये बाहर की लेयर और एक अंदर की ये वाली लेयर। कहीं ना कहीं पूरी फॉलिकल में हमको 2 कवर, 2 छिलके या 2 पार्ट हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इनको भी नाम दिया गया है। एक्चुअली फॉलिकल है, फॉलिकल में 2 कवर जैसे बन गए हैं क्योंकि फॉलिकल बड़ी हो चुकी है। तो इसमें जो बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर, जो कवरिंग, जो छिलका बना, जो मैंने ब्लैक कलर से अभी बनाया है, इसको हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका, थीका का मतलब एक लेयर, लेयर को ही हम थीका बोलते हैं, ठीक है। एक जनरल शब्द है थीका, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और ये चूंकि बाहर की लेयर बना रहा है इसलिए इसको बोलते थीका एक्सटर्ना। और ये जो अंदर जितनी भी ग्रेनुलोसा सेल हैं वो इस फॉलिकल का अंदर का पार्ट बना रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं थीका इंटरना। थीका इंटरना, ठीक है। ये थोड़ा बात समझ में आना चाहिए। हमने पोलन ग्रेन के ऊपर भी एक्जाइन और इंटाइन बनाए थे, यहां तो पूरी फॉलिकल में ही 2 थीका दिखाई देना शुरू हो गया। एक तो ग्रेनुलोसा सेल आर गोइंग टू क्रिएट थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना पार्ट, एक तो ये चेंज आया। दूसरा चेंज आया, एंट्रम बन गई, ठीक है।
एक तीसरा चेंज क्या आया कि अंदर जो प्राइमरी oocyte सेल थी उसने अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया और जिससे दो अनइक्वल साइज की सेल बनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हो रहा है। जब ये पूरा फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट हो जाएगी तब ये डिवीजन हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एट द लास्ट स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल व्हेन द प्राइमरी oocyte सेल विल कंप्लीट इट्स meiosis फर्स्ट डिवीजन then this follicle will be known as Graafian follicle। अभी तक ये टर्शरी थी और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ अब इसी फॉलिकल को हमने नाम दे दिया ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना में बना दिया हूं। अभी थोड़ा सा कुछ और भी बताना है, ध्यान देना। ये थीका एक्सटर्ना बन गया, आउटर लेयर बन गई फॉलिकल की, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये दो सेल बना देता हूं जो जस्ट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद बनी, वो भी अनइक्वल साइज की। पूरा साइटोप्लाज्म एक ही सेल में चला जाएगा और जो न्यूक्लियस है वो जस्ट एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा। मतलब ये अभी क्या थी, प्राइमरी oocyte सेल कैसे थी, अभी ये डिप्लॉयड सेल थी, मियोसिस फर्स्ट में थी, स्टार्ट हो चुका था प्रोफेज, लेकिन ये अभी डिप्लॉयड थी। मियोसिस हो गया तो अब ये हैप्लॉयड सेल बन गई हैं दो, ठीक है। और एक मैं बना देता हूं इसके अंदर एंट्रम, एंट्रम भी काफी बड़ा हो गया है। और मैं बना देता हूं थीका इंटरना जो वाकई में ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा बनाया गया है। ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना ये ग्रेनुलोसा सेल ने ही बनाया है। अब ये फॉलिकल क्या कहलाएगी, अब ये फॉलिकल कहलाएगी ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल will change into secondary follicle, secondary follicle will change into tertiary follicle, and tertiary follicle change into Graafian follicle. So we can say that follicle is regularly changing and it is growing। फॉलिकल लगातार ग्रो करती जा रही है और इसके अंदर चेंजेज आते चले जा रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस याद रहेगा। अब जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बनी तो इसके अंदर जो मौजूद है अब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte सेल। प्राइमरी oocyte सेल अब किस में चेंज हो गई, सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, वाकई में ये हैप्लॉइड सेल होगी। और ये जो एक छोटी सी अनइक्वल सेल बनी ये आपके फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी। इसका फंक्शन एग्जैक्ट नहीं मालूम क्या होता है, इसका भविष्य हमको कुछ नहीं मालूम, हमें केवल ये सेकेंडरी oocyte सेल चाहिए। सेकेंडरी oocyte सेल जो वाकई में हैप्लॉइड है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट डिवीजन नाउ इट विल मेक ए लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये एक लेयर बना रही है, एक एडिशनल लेयर बना रही है, एक अपना प्रोटेक्टिव इन्वेलप। हम एनिमल में सेल वॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सेल वॉल से कम भी नहीं है, बिल्कुल ये सेल वॉल जैसी ही स्ट्रक्चर बना रही है। ध्यान देना, प्लांट सेल में सेल वॉल बनता है, वो सेलुलोज का होता है। इधर तो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल मेम्ब्रेन बन रही है और उस एडिशनल मेम्ब्रेन को हम बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं जो सब बच्चों को याद होना चाहिए। उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। इस लेयर का नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ZONA पेल्यूसिडा, PELUCIDA, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये लेयर हर बच्चे को याद होना चाहिए कि ये जो सेकेंडरी oocyte सेल बनी
ये एक एडिशनल मेम्ब्रेन और बनाती है, कंटिन्यूअस इसके चारों तरफ एकदम इसको पैक करती है, और उस लेयर को हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब अगर इतनी कहानी समझ में आई तो आप कह सकते हैं कि ग्रेफियन फॉलिकल में फॉलिकल की दो लेयर होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर की लेयर को बोलते हैं थीका इंटरना। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte सेल में चेंज हो गई और ये सेल अब हैप्लॉइड हो गई। सेकेंडरी oocyte सेल एक एडिशनल आउटर लेयर बनाती है जिसे हम ज़ोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, और एंट्रम की साइज भी बढ़ जाती है। So these are the differences between tertiary follicle and Graafian follicle. I think the concept is clear and it is Graafian follicle. मालूम ये एक प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने में कितने दिन लगते होंगे? एक प्राइमरी फॉलिकल देखिए LH और FSH पिट्यूटरी से आ रहे हैं और वो ओवरी के अंदर LH भी काम कर रहा है और FSH भी काम कर रहा है। FSH और LH के कारण ही ये फॉलिकल एक सिस्टमेटिक ग्रो कर रही हैं। दोनों ओवरी में से केवल एक ओवरी की केवल एक फॉलिकल इस तरह का चेंज कर रही है और ये चेंज करने में लगते हैं लगभग 14 डेज, लगभग 14 दिन लगते हैं एक प्राइमरी फॉलिकल को ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज होने के लिए। अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होता, डिपेंड करता है फीमेल का हेल्थ कैसा है, मेंटल स्टेट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है। एक एवरेज अगर हम बात करते हैं तो एक फॉलिकल का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है उसमें टाइम लगता है 14 डेज। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे कि ठीक है 14 दिन हमारे पास हो गए, प्राइमरी से ग्रेफियन बन गया, अब इस ग्रेफियन का क्या होगा? एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फॉलिकल में जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल बढ़ती जा रही हैं, यहां तो थीका इंटरना और एक्सटर्ना भी बना लिया, इतनी बड़ी ग्रेनुलोसा सेल आ चुकी हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल ही ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। इसका मतलब फॉलिकल जैसे जैसे ग्रो करेगी ओवरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन कहां से सीक्रेट होता है? ग्रोइंग फॉलिकल से सीक्रेट होता है। फॉलिकल जितना ग्रो करेगी ईस्ट्रोजन का लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल के पास बहुत कम ग्रेनुलोसा सेल होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर हमेशा चाहे कितना भी कम क्यों ना हो ईस्ट्रोजन तो लगातार सीक्रेट होता ही रहता है। हाँ, क्योंकि फॉलिकल प्राइमरी सब के सब हमने मान लिया कि सभी सेल प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बंद हैं, तो फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो ईस्ट्रोजन निकलेगा। लेकिन जैसे ही एक फॉलिकल बढ़ना शुरू हो जाएगी, ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ईस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कल की क्लास में और आज की क्लास में आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि मियोसिस फर्स्ट कब हुआ। ये लगभग पुबर्टी एज में जब ये आपका फॉलिकल ग्रो कर रहा है, तो प्राइमरी फॉलिकल को ग्रो करते करते जब लगभग 13-14 दिन होते तो फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। केवल एक प्राइमरी oocyte सेल का सेकेंडरी oocyte सेल में कन्वर्जन हो जाता है। एंड ईच सेकेंडरी oocyte सेल हैव एन एडिशनल लेयर दैट इज ज़ोना पेल्यूसिडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, नाम याद होना है, ज़ोना पेल्यूसिडा। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी उसका क्या फीचर होना है अभी भी क्लियर हमारे नॉलेज में नहीं है। हालांकि ये आगे फर्दर रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेगी। हम इसको डीजेनरेट भी मान सकते, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये डीजेनरेट हो जाती है।
तो इसका कहानी यहीं पे हम खत्म करेंगे, हम फर्स्ट पोलर बॉडी को लेके नहीं जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात बताता हूं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी ये मियोसिस फर्स्ट हुआ और सेकेंडरी oocyte बनी, ये हैप्लॉइड सेल बनी। सेकेंडरी oocyte सेल को ही हम ओवम कहना शुरू कर देते हैं, दैट इज द ओवम। हालांकि हमको मालूम है कि अभी मियोसिस सेकंड होना बाकी है, अभी केवल मियोसिस फर्स्ट हुआ है, अभी भी रिमेनिंग है, मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस सेकंड अभी होगा, बाद में होगा, अगर जरूरत होगी तो होगा, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेल अपना एनर्जी फालतू वेस्ट क्यों करेगी? अगर जरूरत होगी तो वो मियोसिस कर लेगी सेकंड, अदरवाइज वो सेल खत्म हो जाएगी। ये जो ओवम अभी बना है, जो सेकेंडरी oocyte अभी बना है, वो हैप्लॉइड है, लेकिन अभी भी इसको मियोसिस सेकंड करना बाकी है। आई थिंक ये अगर समझ में आया तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारा ओवम बन चुका है ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर, ये मेरा जनरल भाषा में बोल रहा हूं। बायोलॉजिकल भाषा में बोलूंगा कि फॉलिकल के अंदर बना है सेकेंडरी oocyte सेल। इज दैट क्लियर? सेकेंडरी oocyte सेल एंड ओवम आर इक्वल एट दिस स्टेज, एक ही बात है दोनों। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होगा? अब जैसे ही लगभग ये 13-14 दिन हो गए और हमारे पास बन गई है ग्रेफियन फॉलिकल। अब जैसे मैं फिर से थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं। ये हमारे पास बन चुका है ओवम। अब मैं उस फर्स्ट पोलर बॉडी को नहीं बना रहा हूं, ठीक है, और ये मैंने एंट्रम बना दिया और थीका इंटरना भी मैं बना देता हूं। ये थीका इंटरना हो गया। और क्या बना दो सर? जोना पेलुसिडा भी बना दो। ये लो जोना पेलुसिडा इसके ऊपर मैंने लगा दिया, ये जोना पेलुसिडा हो गया, ठीक है। जोना पेलुसिडा किसका प्रोडक्शन है? ये आपका जब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हुई तो सेकेंडरी oocyte ने आफ्टर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन ये एडिशनल लेयर बनाई है। ये है हमारा ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसके अंदर क्या होगा? 14 दिन लगभग हुए हैं, 14 डेज अब हो चुके हैं प्राइमरी से यहां तक आते आते, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो LH और FSH का सीक्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। LH और FSH दोनों हार्मोन का लेवल एक साथ बढ़ जाता है, लेकिन LH हार्मोन कुछ ज्यादा ही सीक्रेट हो जाता है। ध्यान देना, स्पेशली LH हार्मोन कुछ मैक्सिमम पीक वैल्यू पे पहुंच चुका है। जितना पिट्यूटरी सीक्रेट कर सकती थी उतना कर दिया उसने LH। और जैसे ही मैक्सिमम पीक वैल्यू आती है LH की, ये फॉलिकल फट जाती है, रैप्चर्ड हो जाती है। Graphian follicle now ruptured due to the maximum high peak secretion of the LH hormone, and this maximum level of LH hormone is known as LH surge. इसको क्या बोलते हैं? LH surge. Surge, SURGE, LH surge. So what do you mean by LH surge? LH surge means the maximum peak value of luteinizing hormone during the mid cycle of menses, ठीक है, समथिंग अबाउट 14 डेज। ये हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है फिर वहां पे बात करेंगे। तो इतना ये मैक्सिमम हो गया कि इससे ये ग्रेफियन फॉलिकल फट गई। तो ग्रेफियन फॉलिकल फटेगी तो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। होगा क्या? अब मैं ये थीका इंटरना एक्सटर्ना सब फट गए, ये हो गई एक्सटर्ना, ठीक है, और ये आपका आ चुका है बाहर,
और इस पे लगा दिया मैंने जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा लगा दिया, और ये एंट्रम जो इसके अंदर है वो अब धीरे धीरे थोड़ा डिफ्रेंशिएट होगी, और अंदर मैंने बना दिया है ये थीका इंटरना। ये कंडीशन आपके बन चुकी है, ये सेल धीरे धीरे अब चेंज हो रही है, ये कंडीशन आपके बनी। ठीक है, ये निकल के बाहर आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ओवम का, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ओवम। एक्चुअली मैं इसको सेकेंडरी oocyte सेल भी बोल सकता हूं भाई, सेकेंडरी oocyte भी बोलूंगा, बात एक ही है। ओवम का ग्रेवियन फॉलिकल से निकलकर बाहर आना, इस फॉलिकल को तोड़कर फॉलिकल से बाहर निकलना, यह कहलाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द फॉलिकल, फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, और भी अच्छा हो गया। ओवम का ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है, और ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है एलएच सर्ज। हालांकि एलएच एफएसएच दोनों हार्मोन का लेवल इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन इस फॉलिकल को रैप्चर्ड करने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एलएच सर्ज इसको हम बोलते हैं। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये ओवम की कहानी तो जाएगी आगे, ये फैलोपियन ट्यूब इसको लेके जाएगा, इधर ओवरी है, ओवरी के ये फैलोपियन ट्यूब में ओवम चला जाएगा और ये मूवमेंट करेगा। इसकी कहानी हम समझेंगे बाद में, पहले इसकी कहानी समझ लें कि अब ये क्या करने वाला है। ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल है इसके अंदर अभी भी सेल हैं, एंट्रम है, सब कुछ है। अब केवल ओवम ही तो बाहर निकला, बाकी तो मटेरियल सब है। और ये पहले ये जो फॉलिकल थी ये क्या सीक्रेट कर रही थी, ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट कर रही थी, हमको मालूम है। ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल तक लगातार ईस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा था। अब ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगती है। हम कहेंगे 14th डेज को ओव्यूलेशन हो गया है, 14th डेज को ओव्यूलेशन हो गया है, ओवम तो बाहर आ गया, और 14th डेज के बाद रैप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल एक दूसरी अलग टाइप की फॉलिकल में चेंज हो रही है, और वो अपना काम, अपना वर्क भी बदल लेती है। इसको अब हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ओवम, नाउ द ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आ रहा है? ओव्यूलेशन हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल फट गई एलएच सर्ज के कारण, तो जो ओवम है वो तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, लेकिन जो अभी रैप्चर्ड बहुत बड़ी जो फॉलिकल अभी भी ओवरी में मौजूद है, वो फॉलिकल अब कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में। और इसकी जो ये सेल हैं जो पहले ईस्ट्रोजन बना रही थी, अब उन्होंने अपना काम बदल लिया। अब वो बोलते हैं हम तो प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू हो गया। ध्यान देना, प्रोजेस्टेरॉन केवल और केवल ओनली कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलता है। बाकी दोनों ओवरी में बाकी जितनी भी फॉलिकल हैं वो सब प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में है, वहां से कहीं से प्रोजेस्टेरॉन नहीं आ रहा है। वो केवल जो एक फॉलिकल ग्रो करके मैच्योर करके जिसने ओव्यूलेशन कर लिया और कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया, केवल वही फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। तो जस्ट अभी नई नई बनी है, बहुत बड़ी ये फॉलिकल है। इसका मतलब आफ्टर 14th डेज, आफ्टर ओव्यूलेशन, ईस्ट्रोजन तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ग्रेफियन बना रही थी बहुत ज्यादा, अब ईस्ट्रोजन का लेवल तो हो जाएगा कम।
और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ना हो जाएगा शुरू। क्यों? क्योंकि अब प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह से ये हार्मोन्स चेंज होते हैं। एक प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, टर्शरी से ग्रेफियन बना, यहां तक ईस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल बढ़ती जा रही हैं। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ईस्ट्रोजन आपका हो जाएगा एकदम डाउन। भाई मिनिमम अमाउंट तो कहीं ना कहीं तो वो तो बनता ही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ईस्ट्रोजन जीरो हो जाएगा, ऐसे मैंने नहीं बोला, लेकिन बहुत लो लेवल पे आ जाएगा ईस्ट्रोजन और लेवल बढ़ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अभी नई फ्रेश ताजा बहुत बड़ी बनी है और ये अभी और भी बड़ी होगी। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिन तक तो ये काफी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देती है। अब डिपेंड करेगा कि इस कॉर्पस ल्यूटियम का आगे क्या होना है। कॉर्पस ल्यूटियम बहुत बड़ी बन चुकी है, सब काम ये कर रही है और प्रोजेस्टेरॉन बना रही है। प्रोजेस्टेरॉन आगे यहां से जो ओवम निकल के गया, अगर वो ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, जाइगोट अगर बन जाता है, तब तो ये कॉर्पस ल्यूटियम थ्रू आउट 9 मंथ तक काम करती रहेगी और प्रोजेस्टेरॉन बनाती रहेगी। केवल वो फॉलिकल जिसने इस ओवम को निकाला और ओवम अगर फर्टिलाइज होके जाइगोट बन गया, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम अगले 9 मंथ तक उस फीमेल में लगातार काम करेगी और लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती रहेगी। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी के दौरान यह हार्मोन लगातार होना बहुत जरूरी है। अगर इस हार्मोन का लेवल फीमेल में कम होने लगता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन मस्ट है एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, और ये केवल और केवल कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। हम बात कर रहे हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये लगातार काम करेगी, लेकिन हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन कोई जरूरी थोड़ी है फर्टिलाइजेशन होता है। नो, ओवम गया, जितना उसका वाइबिलिटी टाइम था, जितने दिन वो सेल जीवित रह सकती थी, उसने मेल गैमीट का इंतजार किया, वेट किया। मेल गैमीट अगर नहीं पहुंचा तो वो सेल खत्म हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन मानी जाती है। हमने बोला कि 14th को वो रिलीज हुआ, तो 14th से 15, 16, 17 तक उसकी लाइफ रहेगी। में भी पॉसिबल अलग अलग कैपेबिलिटी होगा सेल का, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन ये वो टाइम है जब फीमेल के अंदर ओवम मौजूद होता है। कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओवम जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, हाँ फैलोपियन ट्यूब है ना, इस तरह से ये वाली कंडीशन आपको याद आ गई होगी। तो जब ये डिजेनरेट हो जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब की सेल ही इसको कंज्यूम कर देंगी, इसको खत्म कर देंगी, क्योंकि वो एक बहुत छोटी सेल है, बहुत सिंगल सेल है वो, और वो भी हैप्लॉइड। थोड़ा साइज तो बड़ा है, ओवम है, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी सेल नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी सेल हो। इट विल डिजेनरेट एंड इट विल बी कंज्यूम्ड बाय द सेल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो आफ्टर 25 डेज, समथिंग अबाउट आफ्टर 25 डेज, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम भी समझ गई कि अब मेरा कोई रोल नहीं है, प्रेगनेंसी तो मेंटेन नहीं होगी,
प्रेगनेंसी तो मेंटेन होगी नहीं, तो फिर ये भी धीरे धीरे अपने आप को डीजेनरेट कर लेती है और ये काम करना धीरे धीरे खत्म कर देती है और फाइनली इट विल बी डिस्ट्रॉयड. If the fertilization not take place, then corpus luteum will also degenerate because the hormones of LH and FSH also working at this time. So they are regulating the development of corpus luteum or they are regulating the degeneration of this corpus luteum. The pituitary hormone are controlling hormone on these events. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम विल डिक्रीज. तो हम जो 14 से जो इसका हार्मोन बढ़ा रहे थे 20 तक तो बढ़ा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम और बड़ी हो गई और 20 के बाद क्लियर मिल गया कि अब एग सेल फर्टिलाइज नहीं होगी, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है. तो फिर से ये डिजेनरेट होना शुरू होगी और इसका लेवल प्रोजेस्टेरॉन का वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास पहुंचेगा. एग्जैक्ट 0 तो कोई भी नहीं पहुंचेगा लेकिन फिर भी लगभग डाउन हो जाएगा. ये लगभग 24-25 से लेते लेते और 28 डेज में जाकर ये एकदम मिनिमम लेवल हो जाएगा. तो कॉर्पस ल्यूटियम की भी कहानी खत्म हो जाएगी. आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होंगी. ठीक है, मैंने आज कुछ डाउट क्लियर किए, जैसे थीका इंटरना क्या है, थीका एक्सटर्ना क्या है. अब मैंने आपको एक चीज और डाउट क्लियर करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, ये अभी ओवम निकला, जो ओवम निकला वो हैप्लॉइड सेल है. ठीक है, और इसके बाहर मौजूद है आपका जोना पेल्यूसिडा. ये क्या है? ये जोना पेल्यूसिडा. अब ये निकली कहां से है? आपको मालूम है कि ये सर अभी ग्रेफियन फॉलिकल फटी थी, वहीं से निकली. तो ग्रेफियन फॉलिकल में कौन सी सेल थी? ये ग्रेनुलोसा सेल मौजूद थी. तो क्या ये लेयर एकदम क्लीन निकल के जाएगी? नहीं, कुछ ना कुछ ग्रेनुलोसा सेल इसके ऊपर अभी भी चिपकी हुई है. हालांकि वो बहुत कम है, फिर भी वो चिपकी हुई है इसके ऊपर. ये ग्रेफियन फॉलिकल से निकली, अब किसी जगह से निकली है तो कुछ ना कुछ सेल तो इसके ऊपर और भी चिपक के जाएंगी. इन सेल को, जो ये बाहर जो आउटर एरिया में जो सेल पाई जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा. अंदर ये कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा. इसके अंदर ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन भी है, ध्यान देना, ये सेल मेम्ब्रेन भी है इस सेल के पास. ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है. और ये आपकी, अब या तो ओवम बोलो या आप इसे सेकेंडरी oocyte सेल बोलो, बात एक ही है. अभी इसमें मियोसिस सेकंड होना बाकी है. अभी ये कहाँ है? अब आपको थोड़ा सा एक डायग्राम देखना चाहिए ओवेरी का. पेज नंबर 49 सीबीएसई टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 49 है, उस पे ओवेरी का एक डायग्राम दिया है. वो डायग्राम कई बार आपसे पूछा जाता है, तो क्यों ना मैं एक बार आपको वो डायग्राम दिखाऊं. तो आपका यहाँ पे एक ओवेरी का डायग्राम दिया है, आप थोड़ा इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो. देखिए, ये ओवेरी है, ये पूरा पार्ट ओवेरी है. ओवरी के अंदर ये जो भी कंटेंट है वो सब आपका स्ट्रोमा कहला रहा है. ठीक है, कॉर्टेक्स, और उसमें हमने बांटा था. इसमें ब्लड सप्लाई आ रही है ओवरी में, ब्लड वेसल्स हैं, एक आर्टरी है, एक वेन है. ठीक है, ये इस तरह की बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल इसके अंदर मौजूद हैं. कोई भी एक प्राइमरी फॉलिकल अब बड़ी हो गई और ये जो है आपके प्राइमरी फॉलिकल ही है, अभी थोड़ा बड़ा हुआ है. यहां पर और बड़ी हो गई तो ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गई, ये वाली सेकेंडरी फॉलिकल हो गई.
अब सेकेंडरी फॉलिकल में देखिए एंट्रम बन गया है, एंट्रम बनते बनते अब ये पोजीशन आ गई टर्सरी फॉलिकल की। टर्शरी फॉलिकल अब चेंज होते होते बन गई है ग्रेफियन फॉलिकल। आप देख रहे हैं फॉलिकल के बाहर फीका एक्सटर्ना दिख रहा है, फीका इंटरना भी आपको दिखेगा। थोड़ा ये आपको मैंने अपने ढंग से समझाया ताकि डाउट क्लियर हो, थोड़ा डायग्राम को यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसने जैसे ही ओवम निकाल दिया, देखिए ओवम बाहर आ गया, ओवरी से भी बाहर आ गया। एक्चुअली फॉलिकल से निकला तो ओवरी में टपकेगा, ओवरी से बाहर आएगा। यहां पर है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब इस तरह की पोजीशन है कि 100% ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में ही जाएगा। अब ये जो रैप्चर्ड फॉलिकल थी, अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम बन गई है, और जैसे बनी अब थोड़ा सा और ग्रो किया। अगर ये अब ग्रो करने के बाद अगर एब्सेंस है फर्टिलाइजेशन का तो धीरे धीरे ये डिजेनरेट हो जाती है और फाइनली खत्म हो जाती है। तो ओवरी के अंदर ये फॉलिकल का एक सिस्टेमेटिक आपको सीक्वेंस यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो पेरिफेरल पार्ट है इसमें आपको ये फॉलिकल दिखाई देंगी। पेरिफेरल पार्ट में जो भी फॉलिकल को ग्रो करना है थोड़ा पेरिफेरल जाएगी और फिर ये ग्रो करते करते इस तरह से पोजीशन आएगी। तो एक फॉलिकल में ही केवल एक कॉर्पस ल्यूटियम बनेगी, ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी मिलके कॉर्पस ल्यूटियम बना के प्रोजेस्टेरॉन बना रही हैं। तो एक तो ये आपको समझना था। अब मैं दोनों जो मेल गैमेटोजेनेसिस है और फीमेल गैमेटोजेनेसिस है उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपका हो जाए क्लियर, उसके लिए मैं कुछ व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बनाया था, ये आप थोड़ा समझिएगा। मेल गैमेटोजेनेसिस है, ये क्या है, ये मेल गैमेटोजेनेसिस। तो आप देखिए ये एक आपका कौन सा पोजीशन है, मेल गैमेटोजेनेसिस। हाँ थोड़ा सा मैं अगर इसको कम कर लेता हूं, ये आपका मेल गैमेटोजेनेसिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये पोर्शन मैंने डायग्राम बनाया तो ये वाला बना। आपको मैंने ये डायग्राम भी समझाया। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये आपके फाइनली स्पर्मेटोजोआ बने। इधर लीडिंग सेल हैं और हैं ये आपका ये फॉलिकल की ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की दीवार है। यहाँ पे हुआ क्या था, जो स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉइड सेल थी उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया की साइज बड़ी हो गई और वो मियोसिस करने को तैयार हो गई, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए ये आपके हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये सेल ग्रो करके हो गई बड़ी, ये बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसने कर लिया मियोसिस फर्स्ट, बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट, बन गई 2 हैप्लॉइड सेल, और यहां हो गया मियोसिस सेकंड, बन गए 4 सेल जिनका नाम दिया स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के बाद अगर यहां पे नीचे थोड़ा सा इसने बनाया नहीं है, ये क्या बन गए, ये स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए। तो ये तो था मेल गैमेटोजेनेसिस। अब थोड़ा एक फीमेल गैमेटोजेनेसिस को समझो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं ताकि ये थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। देखिए ऊगोनिया सेल जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनी थी, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऊगोनिया। अब इन ऊगोनिया सेल के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल अरेंज हो गई और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया। इससे बन गई प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर अभी भी है प्राइमरी oocyte सेल। ठीक है, प्राइमरी oocyte सेल। अब यहां मोर ग्रेनुलोसा सेल बन गई सेकेंडरी फॉलिकल। ये फोटो है सेकेंडरी फॉलिकल का। थीका वगैरह बनना शुरू हो जाता है और एंट्रम भी बन गया और थीका कंप्लीट डेवलप हो गए तो ये टर्शरी फॉलिकल बन गई। देखिए थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, एंट्रम बन गया है, अभी भी प्राइमरी oocyte है। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, नाउ इट इज ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल में देखिए जो ओवम बना उसने भी जोना पेलुसिडा बना लिया। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte।
सेकेंडरी oocyte बोलो या ओवम बोलो। अब ओवम बन गया तो ओव्यूलेशन हो गया, तो ग्रेफियन फॉलिकल से बन गई कॉर्पस ल्यूटियम, ये आपका ओवम बाहर निकल गया। ओवरऑल क्या हुआ, oogonia, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट, बन गई प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया, दो अनइक्वल सेल बनी, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। यहां तक की कहानी तो मैं आपको समझा चुका हूं। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब ये मियोसिस सेकंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन अगर होगा तब आगे की कहानी ये शुरू होगी। फिलहाल हमने कहानी यहां तक कंप्लीट की है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा उस वक्त क्या करेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो अपना मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा और तब जाकर एग सेल बनेगी और ये एक और पोलर बॉडी बनेगी जिसे हम बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी। अगर जरूरत पड़ी तो ये आगे की काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जब एग सेल बन जाएगी तब जाकर एक मेल गैमेट जो आया वो आपका जाइगोट बनाएगा। आई थिंक ये जो एक डायग्राम था, ये डायग्राम मैंने अपने हिसाब से आपको बनाया, काफ़ी अच्छा डायग्राम है। मैं इसे आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, क्योंकि इस तरह के स्केच अगर आप बनाते हैं तो आपके कंसेप्ट और भी अच्छे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहाँ पे हम लोग रोकेंगे और मुझे लग रहा है कि अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस की कहानी कंप्लीट हुई और कल हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। कल जो हमारा बात रहेगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।